हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से जयपुर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था काउ ब्रीड्स के बारे में, ठीक है। और आज अपने डिस्कस करते हैं बुफेलो ब्रीड के बारे में, ठीक है। तो पहली क्लास में मैंने जैसे बताया था आपको कि काउ और बुफेलो में अपने जो साइंटिफिक डिफरेंस है वो क्या रहते हैं, ठीक है ना। एक तो बताया था मैंने कि बुफेलो के अंदर स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती, ठीक है। और दूसरा मैंने ये भी कहा था कि भैंस के अंदर जो गल कंबल है यानी गले के नीचे जो चमड़ी है वो भी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो बेसिकली अपने थोड़ा सा इनका क्या जूलॉजिकल नेम है, कितने भाग में बांटी गई है, ठीक है ना, क्या क्या विशेषताएं वो अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि डिवाइड तीन भाग से अपने भैंसों को करते हैं। एक तो अपने करते हैं जलीय भैंस, जलीय भैंस। दूसरी बात करें तो आपने सुना होगा दलदली भैंस, दलदली भैंस। और तीसरे आपने सुना होगा जंगली भैंस, वाइल्ड बुफेलो या जंगली भैंस। जलीय भैंस इनको क्या कहते हैं? भारतीय कहते हैं। या कहते हैं भारतीय। और जो दलदली भैंस है इनको कहते हैं विदेशी भैंस या विदेशी नस्लें जो है इसमें, ठीक है। उसके बाद में जंगली भैंस यानी जो जंगलों में पाई जाती है। तीनों का कुल और परिवार बात करेंगे कौन सा कुल है, ठीक है। तो अगर तीनों में डिफरेंस की बात करें, जूलॉजिकल नेम का भी क्या रहता है, तीनों में डिफरेंस रहता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं जलीय भैंस का जूलॉजिकल नेम क्या रहेगा? बुबेलस, बुबेलस। सभी ने सुना है बुबेलस, बुबेलस। लेकिन कहोगे सर कि ये दलदली भैंस कौन सी आ गई, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ लो कि जो जलीय भैंस है या जैसे भारतीय भैंस कहते हैं, ये भैंसे अपने दूध उत्पादन के लिए पालते हैं। यानी जितनी भी भैंसों की नस्लें हैं जो अपने दूध उत्पादन के लिए पाल रहे हैं वो कौन सी भैंसे? अपनी जलीय भैंसे हैं, या तो इनको भारतीय भैंसे कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो जितनी भी भैंसे अपने सामान बोझ, ठीक है ना, या फिर अपने कह सकते हैं कि लगेज जितना भी है, ठीक है ना, यानी कि भार ढोने के लिए, ठीक है, या भारी काम करवाने के लिए जिन भैंसों का यूज किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? दलदली भैंस कहते हैं, ठीक है। और जो कीचड़ में मुख्यतः लेटना पसंद करती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा? बुबेलस, बुबेलस केराबेंसिस, केराबेंसिस, बुबेलस केराबेंसिस। ये किसका नाम रहेगा? दलदली भैंस का। उसके बाद में जंगली भैंस की बात करते हैं, इसका जूलॉजिकल नेम रहेगा बुबेलस एरिन। क्या रहेगा? बुबेलस एरिन रहेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की मैं आपको टोटल टेबल बनवाऊंगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट अपने क्लास रहेगी या बाद में, उसमें आपको मैं 3 या 4 ऐसी टेबल्स करवाऊंगा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें 99% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। टोटल एलपीएम में आपको 7 टेबल करवाएंगे और गारंटी इन 7 टेबल में से कम एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म मिलने ही मिलने, क्योंकि हर एग्जाम में उन टेबल से क्या है क्वेश्चन आते हैं। तो वो अपने डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जलीय भैंस। जलीय भैंस में अगर क्रोमोसोम की मैं बात करूं, कितने पाए जाते हैं? 50 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 50। और जो अपनी दलदली भैंस है इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 48 पाए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है जो अपनी जंगली भैंस, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 50, ठीक है ना। 2 में तो 50 है, एक में क्या है? 48 है। याद कैसे करना है? जैसे जलीय मतलब पानी और दलदल मतलब कीचड़ जिसे कहते हैं। तो कीचड़ में पानी क्या होता है? कम होता है ना कीचड़ में पानी। तो कीचड़ में पानी कम है तो कितने होंगे? 48। पानी में पानी ज्यादा है तो कितने हो जाएंगे? 50, ठीक है। चलो आगे। अब बात करते हैं कुल। तो मैंने कहा था कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चारों का कुल एक ही है। कौन सा कुल बताया था? बोविडी कुल बताया था। कौन सा? बोविडी। और जो कौन से थे? कौन से जानवर थे? रूमिनेंट, रूमिनेंट, रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले पशु थे। और जुगाली करने वाले भी कौन से थे? मैंने कहा था कि ये शुद्ध शाकाहारी जुगाली करने वाले पशु होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो 2 टर्म याद रखना आप। एक शब्द आएगा वेलोविंग, वेलोविंग। दूसरा आएगा बेलोविंग, बेलोविंग। दोनों में माइनर डिफरेंस है, याद रखना। और यहां से क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है।
ठीक है ना। एक तो है वेलोविंग और दूसरा क्या है, बेलोविंग, ठीक है। तो बे मतलब बै से, बै जो है शब्द यूज करने, बै मतलब बोलना, यानी भैंस का रंभाना, आवाज करना या बोलना, वो तो क्या होता है, बेलोविंग होता है। और वेलोविंग क्या होता है, वे, ठीक है ना। तो वेलोविंग का मतलब है कि भैंस का पानी में तैरना या फिर कीचड़ के अंदर लेटना, वो क्या होता है, वेलोविंग होता है, ठीक है। तो मैं आगे लिख देता हूं, भैंस का पानी में तैरना, भैंस का पानी में तैरना या फिर कीचड़ में लेटना, या फिर कीचड़ में लेटना, कीचड़ में लेटना क्या कहलाएगा, वेलोविंग कहलाएगा। और बेलोविंग, बै मतलब बोलना, बै से क्या याद रखोगे आप, बोलना, बोलना, या फिर मैं कह सकता हूं रंभाना, रंभाना, या फिर मैं कह सकता हूं आवाज करना, आवाज करना। तो भैंस का बोलना, रंभाना या फिर आवाज करना क्या कहलाएगा, बेलोविंग, ठीक है ना। ये तो होता है वेलोविंग, थोड़ा इंग्लिश शब्द भी याद रखना, ठीक है ना। और ये होता है बेलोविंग, ठीक है ना, बी से बेलोविंग हो जाएगा, बेलोविंग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में अपने नेक्स्ट डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, मान्य प्राप्त नस्लों की बात करते हैं। मान्य प्राप्त नस्लें, इसके बाद में बात करेंगे साइलेंट हीट की, साइलेंट हीट। उसके बाद में बात करेंगे प्रजनन के अंदर, यानी राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र। उसके बाद में बात करेंगे केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र। देखो बेटा, सबसे पहले मान्य प्राप्त नस्लें, मैंने बताया था कि जो पशु की जो नस्लें हैं उनको मान्यता कौन सा इंस्टीट्यूट देता है, NBAGR। कौन सा देगा, NBAGR, NBAGR, ठीक है। और ये कहां पे बताया था मैंने, NBAGR कहां पे बताया था, करनाल हरियाणा में, जिसकी स्थापना कहां पे हुई थी, करनाल हरियाणा में। और सन कौन सा बताया था, सन 1985। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, उसके अनुसार, यानी राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी ब्यूरो अनुसंधान संस्थान जो है, उसके अनुसार भैंस की कुल मान्य प्राप्त नस्लें आज के दिन कितनी है, 20 है। कुल कितनी है, 20 है, ठीक है ना। अब इनमें 19 नस्लें तो ऐसी है जो दूध देने वाली है, लेकिन एकमात्र ऐसी नस्ल जो क्या है, दूध देने वाली नहीं है, ठीक है ना, जो अपनी किस में आती है, जो दलदली भैंस है, ठीक है ना, उसमें आती है। उस भैंस का नाम क्या है, लुइट है भी, ठीक है ना, दलदली नस्ल, दलदली नस्ल। और उसका नाम क्या है, एकमात्र दलदली जो नस्ल है, लुइट, ठीक है ना। ये अभी रजिस्टर्ड की गई, ठीक है। टोटल मान्य प्राप्त नस्लें कितनी है भैंस की, 20 है, ठीक है ना। गाय की कितनी बताई थी, 53, भैंस की कितनी है, 20 है। अब 20 में 19 कौन सी है, दूध देने वाली नस्ल है, लेकिन एक नस्ल ऐसी है जो कि दलदली नस्ल है, ठीक है ना। ये मणिपुर क्षेत्र, उस क्षेत्र में पाई जाती है, और उस नस्ल का नाम क्या है, लुइट है, ठीक है ना। क्या नाम है, लुइट। अब आगे मैंने लिखा है साइलेंट हीट, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछता है कि साइलेंट हीट किस पशु में पाई जाती है,
तो साइलेंट हीट किस में पाई जाती है? भेंस के अंदर पाई जाती है। अब ये बताओ कि साइलेंट हीट आखिर होती क्या है? देखो, जो भी पशु होता है वो अपने गर्भ धारण करने के क्या लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी कि प्रजनन के क्या करता है? प्रजनन करने के लक्षण प्रदर्शित करेगा। जैसे मैंने कहा कि जो मादा पशु है उनके जो मतलब जनन अंग है, योनि है, उससे द्रव जैसा पदार्थ निकलना, ठीक है। इसके अलावा पशु का आवाज करना, रंभाना, ठीक है ना, ये क्या लक्षण है कि वो प्रजनन के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन जितने भी एनिमल है वो क्या स्पष्ट रूप से क्या है? लक्षण प्रदर्शित करते हैं। भैंस के अंदर स्पष्ट रूप से लक्षण प्रजनन के प्रदर्शित नहीं होते, पहली बात तो ये। और अगर होते भी हैं तो वो कब होते हैं? अर्धरात्रि में। कब होते हैं? अर्धरात्रि में। अर्धरात्रि, ठीक है। यानी कि भैंस है वो पूर्णतः प्रजनन के लक्षण प्रदर्शित नहीं कर सकती, इसलिए इसको क्या कहते हैं? साइलेंट हीट। हीट का मतलब क्या होता है? हीट, गर्मी या ताव में आना या पाली में आना, यानी कि प्रजनन के लक्षण प्रदर्शित करना। तो उसमें क्या रहती है? साइलेंट रहती है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट पूछता है कि साइलेंट हीट किस पशु में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अपनी भैंस में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में देखो, राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहां पे है? वल्लभनगर। वल्लभनगर। और वल्लभनगर जगह कहां पे सर? उदयपुर में है। उदयपुर में है, ठीक है। वल्लभनगर उदयपुर में, ठीक है। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये है साहब हिसार। हिसार हरियाणा में। हिसार हरियाणा। देखो अब इसे क्यों रट लो, 3 का केंद्रीय प्रजनन केंद्र एक ही जगह मिलेगा। किस किस का? भैंस का, इक्वाइन्स यानी घोड़ों का, और शिप मतलब भेड़ का। भैंस, भेड़ और घोड़ों का, तीनों का केंद्रीय प्रजनन केंद्र एक ही जगह है। कहां पे? हिसार हरियाणा में, ठीक है ना। बात समझ में आई क्या? भैंस का, भेड़ का और इक्वाइन्स यानी घोड़ों का, तीनों का सेंट्रल ब्रीडिंग फार्म यानी केंद्रीय प्रजनन केंद्र कहां पे है? हिसार हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। अब ज्यादातर जो भैंसे है ना उसमें ब्यात किस माह में होता है? ये याद रखना भी, ब्यात। तो ज्यादातर भैंसों में लगभग जून, ठीक है ना, जून से लेके मुख्यतः इसमें ब्यात शुरू हो जाता है, ठीक है। जून के आसपास क्या है? सर्वाधिक इसमें क्या रहता है? ब्यात रहता है, ठीक है। और जून के बाद भी बात करूं तो कब तक, किस महीने तक? तो जनवरी तक। जनवरी, ठीक है ना। यानी जून से लेके जो जनवरी के महीने होते हैं इसमें मुख्यतः 80% भैंसों में क्या होता है? ब्यात होता है, ठीक है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। और इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन पहले बता दिया था कि बोवाइन जो शब्द है वो किसके लिए यूज करेंगे? मुख्यतः भैंस के लिए यूज किया जाता है। ये अपने डिस्कस पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब अपने बेसिक जो थ्योरी थी वो कंप्लीट है अपनी। अब कौन कौन सी मुख्य नस्लें हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, वो अपने पढ़ते हैं। देखो सबसे मुख्य और इंपॉर्टेंट नस्ल, मान के चलो भैंसों में से 101% क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको भैंस की नस्लें अच्छे से रटनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें रटनी है वो मैं आपको टिक मार्क करवाता रहूं, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको टिक मार्क करवाऊं वो तो आपको कभी भी नहीं भूलनी। और 99% क्वेश्चन वहीं से पुट आउट आपका होना ही है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध और फेमस नस्ल सभी जानते हो साहब, कौन सी? मुर्रा नस्ल है, ठीक है ना। कौन सी नस्ल है? मुर्रा। उत्पत्ति की बात करें तो हरियाणा और पंजाब, ठीक है ना। यानी कि हरियाणा और पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां पे क्या है? ये भैंस पाई जाती है। अब इस नाम से अपने थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं भी राजस्थान में कहां पे वितरण होगा, ठीक है ना। तो राजस्थान में वितरण की बात करूं मैं तो राजस्थान के अंदर मुख्यतः गंगानगर, गंगानगर। उसके बाद में बात करते हैं अपने हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़। तो इनका जो वितरण है ना, जो हरियाणा और पंजाब है इसके आसपास क्षेत्र में मिलता है। तो हरियाणा और पंजाब की मुख्यतः बॉर्डर हनुमानगढ़ गंगानगर में लगती है। तो यहां पे इसका मुख्यतः अपने को राजस्थान में वितरण मिलेगा, ठीक है। अन्य नाम देखो भी, इसको कहते हैं ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे सुंदर नस्ल है, ठीक है ना। भैंस का रंग काला होता है, तो कालती में सबसे सुंदर कौन सी होती है? यही होती है,
यानी भैंस में सबसे सुंदर कौन सी है, मुर्रा भैंस है, इसलिए नाम क्या दे दिया, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, जैसे गाय में सबसे सुंदर कौन सी बताई थी मैंने, आयर सायर बताई थी ना, ठीक है ना, उसी प्रकार भैंसों में सबसे सुंदर भैंसों की कैटरीना, ये मान लेना। ठीक है, उसके बाद में ब्लैक डायमंड, डायमंड मतलब हीरा होता है, और हीरे की क्या है वैल्यू, करोड़ों में होती है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। वैल्यू मतलब कि इसका दूध उत्पादन अच्छा है, इसको आसानी से पाल सकते हैं, रहने सहने में बढ़िया है, यानी कि हर चीज की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, इसलिए संज्ञा किससे दे दी इसको, ब्लैक डायमंड से। ठीक है, उसके बाद में फुंडी। ठीक है ना, फुंडी का मतलब क्या होता है कि जो हरियाणा जिला है ना, इसमें लोकल भाषा में जो घुमावदार इसके सींग है इस प्रकार, यानी कि इसके जो घुमावदार सींग है ना, तो हरियाणवी लोग इस घुमे हुए सींगों को लोकल भाषा में खुंडी कहते हैं। ठीक है ना, तो हरियाणा में आप जाओगे तो मुर्रा नाम नहीं लेते, वहां पे क्या कहते हैं, ये खुंडी भैंस है हमारी, क्या कहते हैं, खुंडी भैंस है। खुंडी किसके नाम कारण पड़ा है, ये इसके सींग के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, खुंडी पड़ा। ठीक है ना, आगे साहब दिल्ली भैंस, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इस क्षेत्र में पाई जाती है, आसपास क्षेत्र में। ठीक है ना, नोएडा वगैरह ये जितना भी क्षेत्र है गाजियाबाद का, तो इस पूरे क्षेत्र में खूब मिलती है ये। ठीक है ना, इसलिए क्या इसको दिल्ली भैंस नाम से भी जाना जाता है। आगे साहब मिल्क चैंपियन, यानी दूध देने में चैंपियन है। चैंपियन का मतलब सबसे आगे यही है, मतलब कि विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल यही है। तो पांचों नाम समझ में आ गए ना। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में भैंस की सर्वोत्तम नस्ल है, यानी सबसे अच्छी नस्ल है, कोई बार बार कहने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छी मुर्रा ही होती है। ठीक है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया, डायरेक्ट पूछता है विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, मुर्रा है। ठीक है ना, टिक मार्क कर लेना इसको। ठीक है, उसके बाद में सींग जलेबी नुमा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना भाई इस लाइन को भी, काफी बार एग्जाम्स में आईसीआर जेट बीएचयू में पूछा हुआ है कि जलेबी नुमा सींग किसमें होते हैं, मुर्रा में। जलेबी नुमा मतलब है घुमावदार, और घुमावदार को अत्यधिक घुमावदार, अत्यधिक घुमावदार भी कह सकता हूं मैं, अत्यधिक घुमावदार। 2 साल पहले आईसीआर ने दे दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने बीएससी का एंट्रेंस पेपर लिया, जैसे जेट का होता है, उन्होंने पूछ लिया कि अत्यधिक घुमावदार सींग किसमें पाए जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो सिकल से पढ़े थे, तलवार प्रकार के पढ़े थे, कुंडल नुमा पढ़े थे, जलेबी प्रकार के पढ़े थे, लेकिन अत्यधिक घुमावदार किसमें थे, लेकिन वो किसकी विशेषता है, मुर्रा की है। ठीक है ना, जलेबी नुमा, घुमावदार या फिर अत्यधिक घुमावदार। ठीक है ना, मुंह, पैर और पूंछ पर सफेद धब्बे कभी कभी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हर ब्रीड पे हो, इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी नहीं है। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट रंग भाई इसका, काफी बार एग्जाम्स में देख लेना पहले के आप उठा के, जेट ब्लैक कलर। जेट ब्लैक का मतलब काला शाही जैसा रंग। जेट ब्लैक का मतलब क्या होता है, काला शाही जैसा रंग, यानी कि जब बोर्ड पर इंक यूज की जाती है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ब्लैक इंक होती है ना, तो वैसा होता है, बिल्कुल काला शाही जैसा रंग होता है। ठीक है, प्रथम ब्यात आयु, ये एग्जाम में पूछी हुई है, इंपोर्टेंट है भी, 36 से 48 महीने होते हैं। ठीक है ना, 36 से 48 महीने। इसके अलावा गिर में भी याद रखना, गिर में 48 महीने कम से कम होती है। ठीक है ना, 48 से 52 महीने के बीच होती है, वैसे वो मैंने क्लास में करवाया आपको। ठीक है, प्रजनन केंद्र पहले डिस्कस किया था आपने, जब गाय के प्रजनन केंद्र पढ़ रहे थे, तो कहां पे है, कुम्हेर भरतपुर, और कुम्हेर भरतपुर में एक गाय की नस्ल किसका बताया था मैंने, बताओ कौन सी थी, हरियाणा नस्ल, हरियाणवी या हरियाणा जो नस्ल है ना, उसका भी कहां पे बताया था मैंने, कुम्हेर भरतपुर में बताया था। ठीक है, दूध उत्पादन इसका पढ़ना है भी, याद करना है, इसका पूछता है। ठीक है ना, सभी का मत पढ़ना, मुर्रा का बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, कितना, 2500 लीटर से लेके 2800 लीटर के आसपास से दूध उत्पादन इसका पाया जाता है। वसा की बात करूं तो 7 से 7.5%, ये भी आप याद कर लें। ठीक है ना, तो ये कुछ एक मुख्य इसकी बातें थी, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक बार इसका आप आराम से डायग्राम देखो, उसमें मैं विशेषता रिपीट करवाता हूं, आपको याद सारी हो जाएगी। ठीक है, ये लो सर, ये है बिल्कुल मुर्रा। देखो सबसे पहले सींग देखो, घुमावदार है या नहीं है, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, जलेबी नुमा, जलेबी नुमा,
घुमावदार सींग है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो इसको क्या कह सकता हूं मैं? जलेबी नुमा सींग कह सकता हूं, ठीक है ना। उसके बाद में देखो रंग, देखो बिल्कुल काला, यानी कि जेट ब्लैक कलर, जेट ब्लैक। जेट ब्लैक का मतलब बिल्कुल शाही जैसा रंग होता है, ठीक है, बिल्कुल काली है ना, देखो, इसलिए ब्लैक डायमंड, ब्लैक ब्यूटी इसको कहते हैं। अब एक थोड़ा सा नोट और करना, इसके शरीर पे कम बाल होते हैं, ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं अपने, सबसे कम बाल, सबसे कम बाल पाए जाते हैं। और सर्वाधिक बालों वाली भी नस्ल भी आएगी, सर्वाधिक बालों वाली भी नस्ल आएगी, वो आगे डिस्कस मैं आपसे करूंगा, ठीक है ना। अब देखो इसके नीचे, देखो यहाँ पे गले के नीचे चमड़ी होती है नहीं, नहीं है ना, बिल्कुल, इसीलिए इसमें क्या गलकंबल नहीं पाया जाता। तो भैंसों में गलकंबल नहीं होता है, एक नस्ल में होता है हल्का सा, कौन सी? जाफराबादी, वो आगे अपने आएगी, ठीक है ना। अब इसको अगर आपको बोले भी प्योर मुर्रा की क्या विशेषता है, ठीक है ना, तो प्योर मुर्रा की मैं आपको एक साइंटिफिक विशेषता बता रहा हूं, जो प्योर मुर्रा होगी उसमें 101% मिलेगी आपको। हो सकता है इसके सींग विंग मुड़े हुए हो, नहीं हो, सींग काट दिए गए हैं, काली वाली है या नहीं है, छोड़ दो आप उन सब बातों का। एक ऐसा करैक्टर है जो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये करैक्टर अगर किसी नस्ल में है तो वो 101% मुर्रा पाई जाएगी। वो क्या करैक्टर? देखो इसमें जो पूंछ का गुच्छा, पूंछ जो दिख रही है, इसमें आपको ये जो बालों का गुच्छा दिखाई दे रहा है नीचे, यानी पूंछ के नीचे जो बालों का गुच्छा होता है, जिसे स्विच कहते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, इसमें 2 से लेके 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर 2 सेंटीमीटर छोड़ देना, और बीच का यानी 2 से 6 सेंटीमीटर का जो भाग है ना, इसको जब बालों को आप बिखेरोगे तो बीच में आपको सफेद बाल मिलेंगे। वो क्या है? 101% प्योर मुर्रा की विशेषता है, ठीक है ना। ये इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी थोड़ा सा याद कर लेना। एक बार आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में नेक्स्ट ब्रीड अपने पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब आगे देखो नेक्स्ट ब्रीड, देखो साहब सुरती, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो सै से सुरती और सै से सिक्कल से, वो आगे बात करेंगे। सूरत कहां पे? सबसे पहले ये बताओ, सूरत, सूरत कहां पे है? गुजरात में। तो सुरती की उत्पत्ति कहां पे हुई? गुजरात। देखो भैंस, जो भारत में भैंसें पाई जाती है, ये तो सभी को पता है भाई, विश्व में सबसे ज्यादा भैंसें कहां पे पाई जाती है? भारत में। यानी विश्व की लगभग 57% भैंसें कहां पे है? भारत में, ठीक है ना। अब भारत में अगर बात करूं ना, तो भारत में सबसे ज्यादा भैंसों की उत्पत्ति कहां पे हुई है? गुजरात में हुई। यानी अपने मुख्य 6 नस्लें हैं, उसमें 3 नस्लों की उत्पत्ति गुजरात में, ठीक है ना। तो अपने आगे डिस्कस साथ में करते रहेंगे। देखो कौन कौन सी, सबसे पहले बात करते हैं सुरती। तो सूरत कहां पे? गुजरात में। तो उत्पत्ति कहां पे हुई? गुजरात में हुई, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यह नस्ल के पशु मुख्यतः राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान में सूरती, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके अलावा चित्तौड़, कौन सा? चित्तौड़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, ठीक है ना। उसके बाद में उदयपुर, उदयपुर, इन 4 क्षेत्र में क्या है? बिल्कुल ये नस्ल अपने को मिलती है, ठीक है ना। यह आकार में छोटी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शहरी भैंस कहते हैं, ठीक है ना। अन्य के मुकाबले आकार में क्या होती है? छोटी होती है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? शहरी भैंस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी नहीं भूलना ये क्वेश्चन, तो बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, पहले के एग्जाम्स पेपर उठा के देखो। 5 स्टार कर लो इसको आप, 5 स्टार, ठीक है ना। देखो सींग कैसे होते हैं? दरांती प्रकार, हंसियाकार या फिर सिक्कल शेप। सिक्कल शेप इंग्लिश में कहते हैं, हंसियाकार या दरांती प्रकार। हंसिया समझते हो ना, जो अपने फसलें काटने के काम में लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार यानी कि इस प्रकार घुमावदार, ठीक है। तो ये क्या है? शेप दरांती प्रकार की है, ठीक है ना, इसलिए क्या कहते हैं? हंसियाकार या दरांती प्रकार। तो याद कैसे करोगे? सै से सुरती और सै से सिक्कल शेप। कैसे? सिक्कल शेप। सिक्कल शेप इंग्लिश का शब्द है, ठीक है ना। तो सुरती के सिंग कैसे हुए? सिक्कल शेप जैसे हुए भी, ठीक है। दूसरा देखो, इसके जबड़े और छाती पर सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जनेऊ कहते हैं। मतलब कि हल्की सी पट्टी होती है और उसको क्या कहते हैं? जनेऊ कहते हैं। जनेऊ क्या होता है? जो ब्राह्मण धारण करते हैं ना, एक सफेद रंग का सूत का धागा होता है, ठीक है ना, उसको जनेऊ कहा जाता है। तो इस भैंस में क्या है? पट्टी को देखते हैं तो जनेऊ प्रकार की लगती है। शरीर नाव आकार का होता है, यानी थोड़ा चपटा रहता है, ठीक है ना, नाव आकार का।
इसे शहरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। शहरी भैंस है, क्यों? क्योंकि आकार में ये क्या है, छोटी है। ठीक है, दूध उत्पादन 1600 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यात होता है। दूध उत्पादन याद करो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है साहब मुर्रा का, ठीक है ना, उसका याद आपको करना पड़ेगा। जरूरी है साहिवाल का, उसका याद करना पड़ेगा। जरूरी है एचएफ का, उसका याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपनी इसकी फोटो की बात करते हैं, देखते हैं उसको। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ध्यान रखना भी, यहाँ पे कहाँ पे पाई जाती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस है, कौन सी नस्लें कहाँ पे पाई जाती है। तो आप इसको हल्के में मत लेना, जिसको मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ना। ठीक है, देखो आप, देखो बेटा, ये देखो सूरती नस्ल, ठीक है ना। देखो सबसे मुख्य विशेषता क्या थी, सिंह हंसिया प्रकार के। देखो इस तरफ आकर ऊपर देखो, इस प्रकार मुड़े, यानी दरांती प्रकार, दरांती दरांती प्रकार या फिर हंसियाकार सिंह है ना इसके। तो ये मुख्य विशेषता है इसकी। ठीक है, आकार में देखो अन्य के मुकाबले क्या आपको छोटी दिख रही है, अन्य के मुकाबले क्या ये छोटी है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, शहरी भैंस या शहर की कामधेनु भी कह सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में देखो एक हल्के से रंगे जबड़े व छाती पर हल्के से रंगे, ये देखो सफेद पट्टी जो है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, जनेऊ कहते हैं। जनेऊ क्या कहते हैं, जनेऊ। तो मुख्य मुख्य विशेषता इसकी यही है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपने इतने डिस्कस करेंगे। जो बची हुई नस्लें हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो आपको तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।